हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल में आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, उनके कंक्लूजन्स देखे और उनके लिमिटेशंस को भी देखा। चलिए एक फास्ट रिकैप ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि रदरफोर्ड ने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को किससे कोलाइड करवाया, गोल्ड की फॉइल से, ठीक है। और कुछ ऑब्जर्वेशन वहाँ से निकल कर आई। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्टली 99% जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे मूव कर गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आई कि 0.14% पार्टिकल क्या कर गए हैं, 1 डिग्री से लेस पर डेविएट हुए हैं, ठीक है। 8,000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री से अधिक डेविएट हुआ है और उससे भी कम पार्टिकल 180 डिग्री पर मूव कर गए हैं, ठीक है। वापस टकराकर 180 डिग्री डिफ्लेक्शन कर गए। ये ऑब्जर्वेशन निकल कर आई। इनकी बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट दिया कि एटम का मोस्ट पार्ट क्या है, खाली है और एटम के सेंटर पर एक हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बैठा हुआ है। हैवी क्यों बोला, क्योंकि टकराने के बाद वो क्या कर गया है, अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर गया है। और पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली इनके बीच में क्या हुआ है, रिपल्शन हुआ है, ठीक है। और उसी टाइनी कोर को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। क्लियर है बात। अब न्यूक्लियस पर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया था, तो सराउंडिंग पर कौन बैठेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, तभी तो किसी एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, रिवोल्यूशन के लिए। क्लियर है बात आपको। यहाँ से आपने क्या क्या निकाला था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली थी। उसके बाद आपने देखा था क्या, एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एक ऑर्बिट में कितनी होती है, वो भी आपने निकाल कर देखा था, ठीक है कि नहीं बात आपको। उसके बाद हमने बात किसकी की थी, इसकी लिमिटेशन की। लिमिटेशन में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो अगर चाहे कांस्टेंट स्पीड हो परंतु वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही है और डायरेक्शन बदली तो वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है और जब वो रेडिएट करेगा तो एनर्जी को लूज़ करेगा और लूज़ करता करता कहाँ पर आकर पड़ जाएगा, न्यूक्लियस पर आकर पड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि आप वापस कहाँ पर पहुँच गए थे, थॉमसन मॉडल पर पहुँच गए थे। क्लियर है कि नहीं बात आपको, इतनी बात क्लियर। हाँ, 2 चीज़ें आपने और देखी थी। एक तो देखा था आपने इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, वो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से वेलोसिटी वेक्टर की, जो आपको ये बताती है कि कितना डिफ्लेक्शन होने वाला है। अगर b ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा और b 0 होगी तो डिफ्लेक्शन होगा और 180 डिग्री आपका अल्फा पार्टिकल मूव कराएगा, ठीक है कि नहीं बात आपको। दूसरी बात, कुछ ग्राफ थे आपने देखे थे कि जो नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल और थीटा डेट इज स्कैटर एंगल, उनके बीच में ग्राफ कैसा था, इस तरीके का था, है ना। ये ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ग्राफ, ठीक है। दिस इज़ नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल एंड दिस इज़ थीटा। जितना ज़्यादा एंगल होगा 180 उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। तो ये बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अब मैं दूसरी लिमिटेशन को भी डिस्कस करने वाला हूँ, किसकी, रदरफोर्ड की सेकंड लिमिटेशन। एक लिमिटेशन तो मैंने बता दी, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन को डिस्कस करने से पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसकी दूसरी लिमिटेशन भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है कि नहीं बात आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा इमिशन स्पेक्ट्रा की। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है समझिए आप, और फिर बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। आप हाइड्रोजन गैस को लें और उसको गर्म करें, आप किसी भी गैस को लें और उसको गर्म कर दें, गर्म कर दिया भैया, ठीक है। अब कंटेनर में है, उसको गर्म कर दिया, ये गैस थी आपकी और इसको आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, ठीक है। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, जो इसके एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे। और आपको पता है कि हायर एनर्जी स्टेट आपकी अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो हर आदमी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है कि हर चीज़ इस दुनिया में अपने आप को क्या करना चाहती है, स्टेबल। तो वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, है ना। और जब एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तो वो आपकी लोअर स्टेट में आ जाएंगे। और वो एनर्जी रिलीज़ किस फॉर्म में होगी, वेव्स की फॉर्म में होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब वो रिलीज़ करते हैं तो आपको एक इस तरीके का स्पेक्ट्रा मिलता है। मतलब आपको देखो, ये जो ग्रीन बोर्ड है ना, इसको मानो एक ब्लैक बोर्ड मानो आप एक बार इसको, ठीक है। आप अगर उस एनर्जी को देखोगे जो रिलीज़ हो रही है ना, मैं वापस बता रहा हूँ, इसको गर्म किया, ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच गए और हायर एनर्जी स्टेट से इन्होंने एनर्जी को रिलीज़ किया ताकि ये किस में आ जाए, स्टेबिलिटी में आ जाए। और जब आप वो एनर्जी को रीड करोगे, जो ये रिलीज़ की है वो लाइट की फॉर्म में होगी बेटा, है ना। एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट की फॉर्म में होगी।
तो आपको क्या मिलेगा, एक अगर आप ब्लैक शीट लें तो उसके ऊपर आपको इस तरीके से कुछ कलर लाइट मिलेंगी। जहाँ चौक चली हुई है वहाँ पर मानो कुछ कलर है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कलर लाइन, यहाँ पर एक कलर लाइन, यहाँ पर एक कलर लाइन और यहाँ पर एक कलर लाइन। दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपको देखने को मिलेगी ब्लैक बोर्ड के ऊपर। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसी गैस को क्या करो, इस पर्टिकुलर गैस को ठंडा कर दो, कोल्ड कर दो। ठीक है कि नहीं बात आपको? और अब उसमें से लाइट को गुजारो। किसको गुजारो बेटा? लाइट को गुजारो। तो क्या होगा कि इसकी लाइट की कुछ वेवलेंथ मिस हो जाती हैं। मतलब अब आपको कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, पूरा ये कलर है, चौक वाला, चौक का मतलब क्या? कलर है। अब कुछ यहाँ से कलर मिस हो गया, यहाँ से कलर मिस हो गया। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया इस गैस ने लाइट को, क्या लाइट के कुछ पार्ट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है कि नहीं बात? तो कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नोटिस करें, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा नहीं पाया, इस बात को दोबारा समझा। गैस को आप गर्म करें, ठीक है, गैस गर्म करेंगे तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगी और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए उसको एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। और एनर्जी रिलीज़ किस फॉर्म में कर रही है? वो लाइट की फॉर्म में कर रही है। लेकिन वो लाइट आपको कुछ वेवलेंथ की सिर्फ दिखेगी। क्लियर है? ये 4 लाइनें दिखी आपको। अगर आप किसी भी ब्लैक कागज़ के ऊपर उस लाइट को डालोगे तो 4-5 लाइनें आपको स्पेसिंग के साथ दिखेंगी और इसी को क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, अब इसी गैस को कोल्ड करो और उसमें से लाइट को गुजारो तो क्या होता है कि लाइट की कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर है बात आपको? और आपको इस तरीके का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। जहाँ पर चौक चली हुई वहाँ पर तो कलर होगा और यहाँ पर आपको कलर नहीं मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक लाइन मिलेगी। क्लियर है? ब्लैक बोर्ड पर डालोगे ना आप तो आपको यहाँ पर तो कलर मिलेगा और यहाँ पर कोई लाइन देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब आप थोड़ा सा गौर करें, जो एमिशन स्पेक्ट्रा में लाइट दिख रही है वही एब्जॉर्प्शन में क्या है? मिसिंग है। समझ आई बात? मतलब अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूँ ना तो आपको पूरा कलर नज़र आने वाला है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? पूरा प्लेटफॉर्म ये कैसा नज़र आएगा? कलर्ड नज़र आएगा। इसका क्या मतलब है बेटा? कि ये दोनों स्पेक्ट्रा एक तरीके से किसी भी गैस के लिए फिंगरप्रिंट के जैसे काम कर रहे हैं। हर गैस के लिए एक अलग एमिशन स्पेक्ट्रा होगा और एक अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा और किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए एक दूसरे को क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसी भी गैस के लिए क्या हो सकते हैं? फिंगरप्रिंट के जैसे वर्क करते हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो रदरफोर्ड मॉडल इन एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो लाइनें आती हैं इनको एक्सप्लेन करने में क्या था? नाकामयाब था। ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। क्लियर है बात आपको? अब मैं सिर्फ हाइड्रोजन गैस के लिए बात करूंगा। हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था? बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने। और उनको कुछ इस तरीके से ये लाइनें देखने को मिली। इस लाइन को उन्होंने H अल्फ़ा बोल दिया, इसको बीटा, इसको गामा, इसको डेल्टा और इसको इन्फिनिटी बोल दिया। क्लियर है बात आपको? कुछ लाइनें देखने को मिली। ये कौन सा स्पेक्ट्रा है? एमिशन स्पेक्ट्रा है। मतलब गर्म किया हाइड्रोजन गैस को और फिर हाइड्रोजन गैस जब नीचे लोअर स्टेट में आएगी तो लाइट को एमिट करेगी और ये लाइट है, ये कलर आपको देखने को मिली। क्लियर है बात आपको? तो आपका इन्होंने बाल्मर ने इनको नाम दे दिया और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट सिर्फ आपको देखने को मिली। ठीक है, 1 मिनट। हाँ भाई बोलो। तो कहाँ पर थे बेटा? हम बाल्मर की बात कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन गैस का एमिशन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो कुछ लाइनें देखने को मिली। इस लाइन का कलर कैसा था? रेड था। ठीक है कि नहीं बात आपको? इसका ग्रीन था, शायद ब्लू, देख लेना ये आप, कलर था। इन लाइनों का क्या था? कुछ कलर था। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है, तो इस लाइन का रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट हो सकता है इस डेल्टा वाली का। ठीक है कि नहीं बात? तो कुछ कलर था। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब कलर है तो मतलब इस कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? अब क्या जुगाड़ लगाया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि इस पर्टिकुलर ये एमिशन हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है और क्या उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो बाल्मर साहब ने एक जुगाड़ लगाया। मैथमेटिशियन थे ये अच्छे, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 1/λ
इज इक्वल टू R 1/2² माइनस 1/n²। ये क्या है दोबारा बताता हूँ। देखो अब ये तो आपको एक्सपेरिमेंटली पता चल गया कि ये लाइट्स आ रही हैं, इनका कुछ कलर है और इनकी वेवलेंथ भी होगी। अब इसको मैथमेटिकल मॉडल में डालना चाहते थे बाल्मर कि भाई कैसे इन वेवलेंथ को मैथमेटिकली शो किया जाए। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 1/λ इज इक्वल टू R 1/2² माइनस 1/n²। ठीक है कि नहीं बात आपको। उन्होंने कहा कि n को अगर आप 3 पुट करेंगे, ठीक है, तो एक लैम्बडा आएगी और वो लैम्बडा एग्जैक्टली किसके बराबर थी, इस रेड कलर की लैम्बडा के। ठीक है कि नहीं बात। इसी तरीके से 4 पुट करेंगे तो फिर एक लैम्बडा आएगी और वो इस ग्रीन कलर की लैम्बडा के से मैच कर रही थी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। मतलब उन्होंने कहा कि n को आप कुछ भी रखें 3 से आगे तो आपको एक वेवलेंथ मिलेगी और वो इस पर्टिकुलर पैटर्न से क्या करेगा, मैच करेगा। समझ आइए नहीं यही बात आप। ठीक है, n को कुछ भी रखें आप और वो आपका एक लैम्बडा देगा और वो पर्टिकुलर इस पैटर्न से क्या करेगा, मैच करेगा। और इस r की वैल्यू को बोलते हैं रैडबर्ग कांस्टेंट। वो कितनी थी 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्यों लिया, देखो इधर क्या है, लैम्बडा है, लैम्बडा क्या होगा, यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, तो 1/मीटर। n तो नंबर है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, तो r की भी यूनिट क्या होगी, 1/मीटर ही होगी। ठीक है कि नहीं बात। तो ये रैडबर्ग कांस्टेंट है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। लेकिन उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर दिया, मतलब रिजल्ट पता था और उसको इस फॉर्म में डाल दिया। ठीक है कि नहीं बात आपको। उन्होंने ये कहा कि ये मत पूछना मुझसे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ये जस्ट मैंने क्या किया है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इम्पेरिकली बोलते हैं इसको, ऑब्जर्व करके किसी फॉर्मूले को देना उसको बोलते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है बात आपको। तो ये उन्होंने दे दिया। तो अभी तक जो पिक्चर है अभी आपके सामने वो ये है कि रदरफोर्ड साहब फेल कर गए थे, क्योंकि एक तो वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो वो सेंटर पर आकर गिर जाएगा आखिर में। ठीक है, वहाँ फेल हो गए। और एक ये हाइड्रोजन के सिंपल इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब आप हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, आप हाइड्रोजन में फेल करके तो आगे क्या करेंगे आप एक्सप्लेन। ठीक है कि नहीं बात आपको। और रदरफोर्ड साहब ने बाल्मर साहब ने हाइड्रोजन की इमिशन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया, कुछ लाइनें देखी और उसके लिए एक इम्पेरिकल फार्मूला दिया 1/λ इज इक्वल टू R ब्रैकेट स्टार्ट 1/2² माइनस 1/n²। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो बात, सिर्फ और सिर्फ जो दिखता है वही लाइट नहीं होती। आपको पता है जो लाइट है उसका एक अच्छा खासा कुनबा है, अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है। ये तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज है आके ना, ये तो क्या है, विजिबल रेंज है। विजिबल रेंज में सिर्फ स्टडी किसने किया था, बाल्मर साहब ने किया था। ठीक है, अब और साइंटिस्ट हुए लेमन साइंटिस्ट। लेमन उन्होंने हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रा को कहाँ पर स्टडी किया, अल्ट्रावायलेट रीजन में स्टडी किया। क्लियर है बात आपको, कहाँ स्टडी किया, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, इसी तरीके से लेमन, बाल्मर, पाश्चन हुए, फिर पाश्चन, ठीक है, फिर ब्रैकेट हुए, ब्रैकेट, ठीक है, और फिर हुए आपके पीफंड। इन तीनों ने इंफ्रारेड रीजन में हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रा को क्या किया है, स्टडी किया है। और अगर लेमन का फॉर्मूला बोलूँ तो लेमन का फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/n²। ठीक है कि नहीं बात आपको। इस 2 की जगह उन्होंने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था। और n यहाँ पर स्टार्ट होगा 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर जो नंबर होता है उससे अगले वाला n स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर n स्टार्ट होगा किससे, 2 से। ठीक है, इसी तरीके से पाश्चन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/λ इज इक्वल टू R 1/3² माइनस n²। आप बता सकते हो n कहाँ तक जाएगा, n जाएगा 4 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है। ब्रैकेट में आप यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे। ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/4² माइनस 1/n²। और n 5 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और पी फंड में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R 1/5² बाय 1/n²। और n कहाँ से जाएगा, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है। देखो आज की क्लास आपको लगे कि यार क्या बोरिंग सिस्टम चला दिया आपने, बोरिंग नहीं है। इसके लिए आपको कल की क्लास का वेट करना पड़ेगा। कल की क्लास में मैं डिस्कस करूँगा कि आपके साथ
बोहर्स मॉडल, और आपको वहाँ समझ में आएगा कि जो सिर्फ बातें इंपेरिकली बोली गई थी, बोहर ने उनको प्रूव किया मैथमेटिकली कि भाई ये कैसे आया मैं बताता हूँ, वो बताएंगे बोहर साहब। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।